So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9, from the rulers to the ruled types of government. नीचे कोटेशन दी गई है, उसे हम रीड करते हैं. A ruler's duty in the internal administration of the country are threefold: Raksha, protection of the state from external aggression; Palna, maintenance of the law and order within the state; and Yogakshina, safeguarding the welfare of the people. जो रूलर होता है उसकी 3 ड्यूटीज़ होती है ना? रक्षा करना, देश को बाहर के हमलों से बचाना, पालना मतलब देश में कानून और शांति बनाए रखना, और थर्ड क्या है? युगक्षिमा शिमा इसका मतलब है जनता की भलाई करना. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. द बिग क्वेश्चंस: व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है? वेयर डू गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम? गवर्नमेंट को जो पावर है वो कहाँ से मिलती है? हाउ डज अ कंट्री गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द पीपल? जो गवर्नमेंट है वो जनता के साथ कैसे जुड़ती है? फोर्थ, व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर? लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र. वो डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे करके रीड करेंगे, जानेंगे. व्हाट इज गवर्नमेंट? व्हाट आर इट्स फंक्शन? गवर्नमेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं? In grade 6, we learn what government is and explored some of its role. The government plays an important role in our lives. This role includes maintaining law and order in the society, ensuring peace, stability, and security for the people, managing relationship with other countries, taking care of national defense, delivering essential goods and services, education and health infrastructure, managing the economy and economic activity. ठीक है. क्लास 6 में हम सीखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है और ये सब क्या क्या काम करती है ना? जो गवर्नमेंट है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है ना? बहुत ज़रूरी है. चलो आगे रीड करते हैं गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हैं. मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी. समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है. लोगों के लिए शांति और सुरक्षा देती है गवर्नमेंट. अन्य देशों से संबंध संभालते हैं. देश की रक्षा करती है गवर्नमेंट. ज़रूरी सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें देती है और देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है. वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ. लोगों की मदद करना और उनका जीवन अच्छा बनाना, ये रोल है गवर्नमेंट के. लेट्स एक्सप्लोर. डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? The government also has many other roles. Try to list them. है ना? आपको ये पिक्चर्स याद है, आपकी क्लास 6 की बुक में थे, है ना? और गवर्नमेंट के कुछ और अदर रोल भी हैं, तो आप उन्हें याद करिए और अपनी कॉपीज में लिखने की कोशिश करिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर किसके हैंड में होती है? पीपल के हैंड में. और जो वहाँ के लोग होते हैं, मतलब जो जनता होती है, वो अपने लीडर्स को कैसे चूज करते हैं? वोटिंग के थ्रू. इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Like India, many countries have a democratic government, but some countries have other forms of governments. Even all democratic governments are not exactly the same. In this chapter, we will learn about various forms of government, how they differ from each other, and how they function. क्लास 6 में हमने सीखा था कि जो इंडिया है उसकी
जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म की, है ना? बट बहुत सारे कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग फॉर्म की गवर्नमेंट होती है ना? और उनकी अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं तो बट वो एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होती हैं। और इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अलग-अलग जो गवर्नमेंट हैं, वो कैसे एक-दूसरे से अलग होती हैं और कैसे वो काम करती हैं, उनके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं अलग-अलग। What is democracy? As we studied in grade 6, democracy is best understood as rule of the people. This means that the source of power and authority in a democracy are the people of the country. Let's understand this with the example of a school. जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन, रूल ऑफ द पीपल। इसमें देश की सारी ताकत और अधिकार, है ना? पावर अथॉरिटी लोगों के पास होती है ना? चलो हम इसको एक स्कूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अ स्कूल एग्जाम्पल। A school is full of activities and things that must be done. Many day to day tasks need to be managed and things need to be organized. For example, there are timetables to be made and followed, sports activities to be organized, foods to be served during lunchtime, also called the midday meal, utensils to be cleaned, speakers to be decided for the morning assembly, and activities to be arranged for no back days. The list is very long in terms of all that needs to be done in a school. With so many things to be done, the head teacher realized that a student committee should be appointed so that students can be part of making the relevant rules to get all this done. Then help in implementation of the rules and ensures that the rules are being followed. This question before the head teacher was who will be the part of the committee. हर स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना? और डे टू डे टास्क होते हैं जिनको मैनेज करना होता है और वो ज़रूरी भी होती हैं, ठीक है? और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम टेबल्स बनाना होता है ना? स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी होती है, मिड डे मील वाला जो खाना होता है वो देना होता है, बर्तन धोना, ठीक है? मॉर्निंग असेंबली में जो प्रेयर होती है उसके लिए स्पीकर डिसाइड करना और बच्चे जो असेंबली करते हैं उसके लिए बच्चे इकट्ठे करना, है ना? और नो बैग डे के लिए एक्टिविटी प्लान करना। ऐसे काम बहुत सारे हर स्कूल में रोज होते हैं और ये इन सब कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इतने सारे काम करने के लिए हेड टीचर ने सोचा कि एक स्टूडेंट कम्युनिटी बनाई जाए, है ना? इसमें जो स्टूडेंट होंगे वो नियम बनाने, उन्हें लागू करने और नियमों का पालन करने में क्या करेंगे? उनकी हेल्प करेंगे। अब सवाल यह था कि इस कमिटी में कौन-कौन होगा? The head teacher discussed this in the assembly. She proposed that it would be good if some students can take responsibility for these tasks. A student committee should be formed. Hearing this, the students got excited and started arguing. Nagma, student in grade 12, are the most senior. We will take care of everything. Shobha, but you will finish school in a few months. The student in grade 11 should take care of everything. Head teacher ने ये सारी बात मॉर्निंग असेंबली में डिस्कस करी। उन्होंने ये बोला कि
हमको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ बच्चों को देनी चाहिए और एक स्टूडेंट कमिटी बनानी चाहिए, है ना? ये सारी बात सुनकर कुछ बच्चे आपस में आर्ग्यू करने लग गए, है ना? चर्चा करने लग गए, ठीक है? नगमा बोलती है, "स्टूडेंट इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।" तो वो मुनग्मा क्लास 12th में थी, वो कहती है कि जो सबसे सीनियर है वो क्लास 12th के बच्चे हैं और हम लोग हर चीज़ में बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं। शोभा, बट यू विल फिनिश स्कूल इन फ्यू मंथ्स, द स्टूडेंट इन ग्रेड 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो शोभा थी वो क्लास 11th में थी, है ना? उन्होंने बोला कि आप कुछ महीनों के बाद स्कूल से चले जाओगे, तो क्लास 11 के बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गुरप्रीत बोलते हैं, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ओनली वन ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कि अगर एक ही ग्रेड के बच्चे सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वो लोग कैसे जानेंगे दूसरे ग्रेड में क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन द स्टूडेंट फाइनली केम टू थ्री ऑप्शन। फर्स्ट, everyone in the school becomes part of the committee and takes responsibility. Second, the head teacher chooses the students herself for the committee. Third, the students choose their representative through voting, and the chosen representative become the members of the committee. ऐसे एक्साइटिंग सिचुएशंस में स्टूडेंट को 3 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट, स्कूल के जो बच्चे थे सभी बच्चे कमिटी के पार्ट बने और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सेकंड, हेड टीचर चूज करे स्टूडेंट को खुद, है ना? और उनकी एक कमेटी बनाए। थर्ड, जो चिल्ड्रन है, जो स्टूडेंट है, वो वोट करके अपनी रिप्रेजेंटेटिव चुने और वो ही मेंबर बने कमिटी के। आपको लेफ्ट साइड पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। Representative, a person who is chosen to act or make decision on behalf of another person or group of people. ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करने या फैसला लेने के लिए चुना जाता है। Let's explore which of the three methods do you think is more effective? Why? इसमें पूछा जा रहा है कि इन तीनों मेथड में से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड कौन-सा है और क्यों? बताइए, ठीक है? तो ये आप खुद सोचिए और बताइए आंसर इसके बाद। The first method may seem appealing, but if every student in the school is a part of committee, it will be difficult to reach decision and manage implementation effectively. In second method, since the head teacher select the students for the committee, many students will not have a role and won't have a way to ensure that their voices are heard regarding what they need and want. However, in the third method, students from each grade can choose one representative from among themselves, someone they believe will effectively advocate for their class needs. This representative will serve on the committee, meaning that the student committee will consist of representative from each grade. This approach is a democratic way to choose representative and form a committee. जो फर्स्ट मेथड है वो अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर हर बच्चा कमिटी में होगा तो फैसला लेना और काम करना मुश्किल होगा। दूसरे मेथड में जहाँ हेड टीचर खुद बच्चों को चुनेंगी, वहाँ कई बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी। तीसरे मेथड में हर क हर क्लास के बच्चे
अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव उनकी क्लास की ज़रूरतें कमिटी में बताएँगे, है ना? इस तरह कमिटी में हर क्लास के एक-एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये है ये जो है, ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है ना? डेमोक्रेटिक वे है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का तरीका। Functions of government. Previously, we discussed the various roles of the that a government plays in our lives, similar to the responsibilities of a student committee in a school. Just like the school committee, a government must create necessary rules, implement them, and ensure that everyone follows these rules. These three responsibility are known as the functions of government. जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट हमारी लाइफ में क्या-क्या रोल प्ले करती हैं, है ना? वैसे ही स्टूडेंट कमिटी एक स्कूल में भी करते हैं, है ना? जैसे स्कूल में स्टूडेंट कमिटी नियम बनाती हैं और उन्हें लागू करते हैं और सभी से उनका पालन करवाते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट भी नियम बनाती है, लागू करती है और यह देखती है कि हर कोई उनका पालन करे। ठीक है? यही 3 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यही क्या है? फंक्शंस हैं हमारे गवर्नमेंट के। The creation of rules is called the legislative function. These rules serve as the framework for running the country. The implementation of these rules and the administration of the country according to them is known as executive function. Finally, ensuring that the rules are followed is referred to as the judicial function. Democracy is defined as the rule of people. This means that, similar to the third method of electing representatives in a school, in a democracy, the people select the representatives to govern them. However, not every country uses the same method for choosing the representative. We will explore this topic in more detail in the following sections. क्रिएशंस ऑफ रूल, है ना? नियम बनाना उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन बोलते हैं, ताकि कंट्री रूल्स फॉलो करे और कंट्री अच्छे से रन हो पाए, है ना? सेकंड, ये जो रूल्स है ना, इनको लागू कराना और मैनेज करना, है ना? अकॉर्डिंग टू द कंट्री उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव फंक्शन बोलते हैं। थर्ड, जो ये रूल्स हैं, है ना? इसको पालन करवाना, नियमों का पालन करवाना उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल फंक्शन बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल। इसका मतलब ये है, जैसे थर्ड मेथड हमने देखा था इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इन स्कूल, वैसी डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। किससे? थ्रू वोटिंग मेथड, है ना? बट ये हर देश में ये सेम मेथड नहीं फॉलो करा जाता, सब अलग-अलग मेथड यूज़ करते हैं और इसके आगे हम इसके बारे में और जानेंगे, ठीक है? डू यू नो अब्राहम लिंकन, a US president in late 19th century, described democracy as a government of the people, by the people, for the people, a phrase still widely used. अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, कौन? अब्राहम लिंकन। उन्होंने 19th सेंचुरी के एंड में डेमोक्रेसी को इस तरह बताया, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। और यह बात आज भी बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। आपको राइट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। मूरल, a large painting or artwork created directly on a wall or a ceiling.
इसका मतलब ये है कि ये लार्ज पेंटिंग है जो डायरेक्टली वॉल पे बनाई जाती है या सीलिंग पे। व्हाट मेक्स गवर्नमेंट्स डिफरेंट? The government of any country evolves over time. Since countries have their own history, culture, and aspiration, it is natural that governments of different countries are different. Let's look at some aspects that can make one form of government different from another. These references will become clearer when we look at various types of government later in the chapter. किसी भी देश की गवर्नमेंट समय के साथ चेंज होती है और डेवलप होती है क्योंकि हर देश के अपने अलग-अलग कल्चर है, हिस्ट्री है ना? और अलग-अलग सोच होती है। इसलिए अलग-अलग देशों की सरकारें अलग होती हैं। आइए कुछ बातें देखें जो एक सरकार को दूसरी सरकार से अलग बनाती है। ये अंतर आपको इस चैप्टर में आगे वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते समय अच्छे से समझ आएगा। की डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट्स। फर्स्ट, who gets to decide that this is the government? This is the most basic difference across many types of government. Who or what says that this is the government of our country? That is, who or what gives the government its authority and power. For example, in a democracy like India, it is the people of the country who decide and are the source of authority, while in a theocracy, the source of authority is religious beliefs and the head of religious institution. यह कौन तय करता है कि यही सरकार है? यही कई तरह की सरकारों में सबसे बड़ा अंतर होता है। कौन या क्या कहता है कि हमारे देश की सरकार है? यही चीज सरकार को उसका अधिकार और शक्ति देती है। एग्जाम्पल के लिए भारत जैसे डेमोक्रेसी में लोग तय करते हैं और वही सरकार का असली श्रोता होते हैं। बट थियोक्रेसी में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना, वो कौन है? हेड होगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का। हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म? In a democracy, a government is formed usually through some kind of election. While in kingdom which have kings or queens, the kind that you have read about in other chapters, usually someone from within the family continues to rule and decide how the government will be set up. There are other ways of forming a government, and even in democracies, there can be different kinds of elections. सरकार कैसे बनती है? गवर्नमेंट कैसे बनती है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट आमतौर पे चुनाव के माध्यम से बनते हैं, मतलब वोटिंग होते हैं, है ना? चुनाव होते हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। बट किंगडम में क्या होता है, जहाँ पे रानी या राजा होते हैं, वहाँ परिवार का ही कोई सदस्य शासन करता है, मतलब रूल करता है और सरकार बनाता है। सरकार बनाने के भी और तरीके होते हैं, अलग-अलग तरीके होते हैं, है ना? गवर्नमेंट बनाने के लिए भी अलग-अलग तरीके होते हैं और डेमोक्रेसी में भी अलग-अलग तरह से वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं। What are the different parts of the government and what do they do? Any government has many parts and system, and these vary across different types of government. For example, the three functions of government referred to as earlier, legislative, executive, and judiciary, can be performed by totally independent bodies or by the same body. The system to decide how the government will work can be written
down in a book of fundamental rules of the country called the Constitution, which is what happens in most democracies, or it can be decided by the king or queen as it happen in monarchies, governments of kings or queen. कोई भी सरकार कई हिस्सों और सिस्टम से बनी होती है और ये अलग-अलग तरह की सरकारों में अलग होती हैं। जैसे सरकार के मतलब गवर्नमेंट के 3 काम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और ये अलग-अलग संस्थाएं करा सकती हैं या एक ही संस्था करा सकती है। यह नियम कि सरकार कैसे चलेगी देश में संविधान में लिखा जाता है, जैसे कि ज्यादातर लोकतंत्रों मतलब डेमोक्रेसी में होता है, या फिर यह राजा या रानी तय करते हैं जैसे कि मोनार्कीज में होता है। What is the government working from? What goals is it trying to achieve? Government are designed to work towards certain values and ideals. Some governments, like the government of India, are designed to work towards equality and prosperity for all, while some other governments may be designed only for the prosperity of some families or groups. There are differences between different forms of government based on these four major aspects, but there could be other kinds of differences. So, let us now look at some types or forms of the government. गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है ना? और वो क्या गोल्स अचीव करना चाहती है? गवर्नमेंट्स कुछ खास है ना, कुछ खास वैल्यूज और आइडियल्स के लिए बनाई जाती हैं, और कुछ गवर्नमेंट है ना, सम गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे भारत की सरकार सभी के लिए क्या वर्क कर रही है, इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए, तरक्की और बराबरी चाहती है ना। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स क्या होती है, किसके लिए वर्क करती है, सिर्फ कुछ परिवार, कुछ परिवारों के लिए वो वर्क करती हैं, है ना? ये परिवार या उनकी जो कोई कुछ ग्रुप्स होंगे उनके लिए काम करती हैं। बट जो सरकार है ये अलग-अलग होती है और इनके अलग-अलग रूप होते हैं, है ना? इन बातों पर निर्भर करते हैं, ये जो 4 टाइप्स दी हैं इन बातों पे निर्भर करते हैं, और भी फ़र्क होता है और भी डिफरेंस होते हैं। अब आइए हम सरकार के कुछ रूपों को देखें। Democratic government around the world. Democracy is the most popular form of government in the modern world. In this chapter, we will see that there are different kinds of democratic government. Before we get into the differences, we should know that there are some fundamental principles of any democracy. डेमोक्रेसी आज की दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड का एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना? इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स होते हैं। इन्हें समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हर डेमोक्रेसी के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। Equality in democracy means that every person has the right to be treated equally. It is also means that everyone should have equal access to facilities like education and health, and that everyone is equal before the law. डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का मतलब ये है कि हर पर्सन, हर व्यक्ति, है ना, के साथ एक जैसा ही व्यवहार करा जाए। मतलब जैसे कोई अमीर हो और कोई गरीब हो, अमीरों को ज़्यादा पूछा जाए और गरीबों को ना कम पूछा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए, हर लोगों को, है ना? एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को। और इसका ये भी मतलब है कि
कि सभी को एक जैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, है ना? और कानून की नज़र में इन सबको एक जैसा, मतलब एक समान होना चाहिए, है ना? इक्वल रहने चाहिए सबके सब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों को फांसी की सज़ा मिल रही है और अमीरों को कुछ मिल ही नहीं रहा, सज़ा उन्हें मिल ही नहीं रही। वो फ्रीडम इन द डेमोक्रेसी मीन्स दैट सिटीज़न्स हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। डेमोक्रेसी में फ्रीडम का ये मतलब है कि सिटीज़न्स को अपने निर्णय लेने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। Representative participation means that every person has a right to choose and elect their representatives. This is done through the process of election. Elected representatives become a part of legislature. रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। यह काम चुनाव के ज़रिए होता है ना? इलेक्शन के थ्रू होता है। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा बनते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज grants every citizen above a certain age the right to vote to choose their representative. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि एक सर्टेन एज के बाद एवरी पर्सन, है ना, हर नागरिक को एक राइट होता है, ठीक है? एक राइट होता है कि वो वोट कर सके और अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकें। Fundamental rights of a citizen, such as the right to equality, right to freedom of speech and expression, and right against exploitations, all are provided and protected in a democracy. है ना? फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना? ये सब जितनी जो ये जो राइट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? ये ये डेमोक्रेसी में सुरक्षित किए गए हैं, है ना? ताकि ये एक्सप्लॉइट ना हो, और ये सब हमारे जितने भी राइट्स हैं, ये सब लिखे गए हैं और प्रोटेक्ट करे गए हैं डेमोक्रेसी में। Independent judiciary ensures that every citizen fundamental rights are protected and that laws are followed by the citizen and also by all parts of the government. इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये सुनिश्चित करती है कि हर सिटीजन को हर सिटीजन के अधिकार सुरक्षित रहें और नागरिकों व सरकार सभी कानून का पालन करें। It is useful to remember that even these fundamental principles have evolved over time. For example, India provided universal adult franchise, meaning the right to vote in elections to all adults. From the very beginning of the Indian Republic in 1950, on the other hand, in Switzerland, women got the right to vote only in 1971. Clearly, the above principles are ideals. Not all democracies are able to put them in practice, but equally clearly, it is important for the citizen to keep these ideals in front of them. यह याद रखना भी जरूरी है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स समय के साथ बदले हैं। जैसे 1950 में ही इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू ऑल एडल्ट्स, ये अधिकार सबको दे दिया था। लेकिन स्विट्जरलैंड में वुमेन को ये राइट टू वोट कब कौन से ईयर में मिला? 1971 में। बट इससे हमको ये पता चलता है कि जो अब प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है? आइडियल्स है ना? बट हर देश इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं कर पाता। फिर भी सिटीजन्स के लिए इन आदर्शों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
Let us now understand the different forms of democratic government around the world. First, direct democracy. This is a form of democracy where all the citizens of country are directly responsible for all the rules, regulations and function. They participate in all the decision directly. In contemporary times, some kinds of this form are followed in few countries like Switzerland. The limitation of this form of government is that it is very hard to carry out in practice, particularly in larger countries, just as we saw in our school story. If everyone becomes a part of the commit- committee, then decision making and working on all tasks smoothly will be difficult. चलो अब जानते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यह ऐसी डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे रूल्स, रेगुलेशंस और फंक्शन के लिए, है ना? और वो जितने भी वो डिसीजन होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है? आज के समय में इसका कुछ रूप कुछ देशों जैसे स्विट्जरलैंड में अपनाया गया। इसकी जो लिमिटेशन है ना? ये जो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसकी एक लिमिटेशन भी है। क्या है कि ये बड़े देशों में इसे लागू कराना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ना? जैसे हमारे स्कूल की कहानी में था, अगर हर कोई कमिटी का हिस्सा बन जाए, तो निर्णय लेना और काम कराना मुश्किल हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, this is the form of democratic government in which the people elect their representative through universal adult franchise, just like India. In this form of democracy, the people do not directly govern, but the government is always accountable to the people. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये ऐसा रूप है जहाँ पे लोग वोट देकर, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ऐसे डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो खुद डायरेक्टली गवर्न नहीं करते, बट गवर्नमेंट उनके लिए अपनी जनता के लिए जिम्मेदार होती है। इलेक्शंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थ्रू which people can express change in their choice as well. To accomplish this, elections happen in regular and fixed interval of time. In India, we have general elections every 5 years, while in United States of America, they occur every 4 years. Election डेमोक्रेसी के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसके ज़रिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते हैं, है ना? इंडिया में हर 5 साल में और अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। आपको इस पेज के राइट कॉर्नर में एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं, उसका मतलब समझते हैं। अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जनता को जवाब देना होता है जिन्होंने उनको चुना था। डोंट मिस आउट, एज वी स्टेटेड इन द बिगनिंग, democracies have evolved over time and so have their characteristics. Even today, there are a lot of differences in the functioning of these democracies. It is useful to remember that when these countries adopted democracies, they may not have had all the principles of democracy as we understand them today. For example, effective universal adult suffrage in the UK happened in 1928 and in USA by 1965. जैसे हमने शुरुआत में कहा, डेमोक्रेसी समय के साथ बदलते गए और उनके गुण भी बदलते गए,
है ना? और आज भी अलग-अलग देशों के डेमोक्रेसीज़ के काम करने के तरीके अलग-अलग हैं, ठीक है? जब इन देशों ने, है ना, इन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी को अपनाया था, तब शायद सारे प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी में नहीं अवेलेबल थे, जो हम आज पढ़ पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सल एडल्ट सफ़्रेज, ये जो वोट देने वाला अधिकार है, वो 1928 में आया और अमेरिका में, यूएसए में 1965 में आया। और नीचे आपको टेबल दी गई है, वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं और ईयर दिया गया है डेमोक्रेसी का जब वो एस्टेब्लिश हुई हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिए। Most of the democracies today are representative democracies, but every democracy functions differently. Here are two forms of representative democracy. One, parliament democracy. In this form of government, the members of the executive are also part of legislature. For example, in India, the prime minister and the council of ministers are also members of the parliament. आजकल ज़्यादातर डेमोक्रेसीज़ कैसी हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की तरह हैं, ठीक है? बट हर डेमोक्रेसी का काम करने का तरीका अलग होता है ना? और यहाँ पे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के 2 फॉर्म्स। फर्स्ट वन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट्स के मेंबर भी हैं। The Council of Ministers are accountable to the legislature and continue working as long as they have the confidence of the legislature. In India, the Council of Ministers can continue working while they have confidence of the Lok Sabha. In this form of government, people elect the legislature but not the executive. Selected members of the legislature become ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक उसे लेजिस्लेचर का भरोसा मिलता है। इंडिया में जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, वो तब तक काम करते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का भरोसा है ना? इस व्यवस्था में मंत्री सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि लेजिस्लेचर के चुने हुए सदस्यों में से बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। In this form of government, the executive works independently of the legislature. The president is elected by the people. The president does not need to have the confidence of the legislature for his or her position. In some countries like India, states within the country such as Rajasthan or Kerala have their own governments, but they are not completely independent. They are still governed by the larger national government, the Union Government of India. The different forms of democratic government have different structures. You can understand the basic difference from the table 9.1 on facing the page. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव हैं वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? जनता इलेक्ट करती है, पीपल इलेक्ट करती है। और जो लेजिस्लेचर है ना, और लेजिस्लेचर का विश्वास हासिल करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कंट्रीज में जैसे इंडिया में, है ना, राजस्थान और केरला जैसे स्टेट्स की अपनी सरकार होती है, लेकिन वे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है ना? वे अभी भी भारत की लार्जर नेशनल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं
और आप इसका बेसिक डिफरेंस नेक्स्ट पेज में टेबल दी गई है, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट डू दीज terms mean? Executive. The executive is the organ of the government which is responsible for implementing the law, but the process of its election is different in different countries. Executive यह सरकार का हिस्सा है जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, है ना, कानून लागू करने के लिए। बट अलग अलग देशों में इसे चुनने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो इसको आप खुद रीड कर लीजिए। लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर इज द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट which is responsible for making laws. It is known by different names in different countries. In India, it is called Parliament. In USA, it is called Congress. In most democracies, it has two houses, the upper house and the lower house. लेजिस्लेचर गवर्नमेंट का वह हिस्सा है जो क्या करता है? कानून बनाता है ना? अलग 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 देश में इसका नाम अलग अलग होता है। जैसे भारत में, इंडिया में पार्लियामेंट है, यूएसए में कांग्रेस है, और मोस्ट डेमोक्रेसीज में इसके टू हाउसेस होते हैं, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस एंड लोअर हाउस, in most countries, the lower house is elected by direct voting and is generally more powerful than the upper house, which is formed either by election or nomination. These houses are known by different names in different countries. In India, the lower house is called Lok Sabha, the upper house is called Rajya Sabha. ज़्यादातर देशों में जो लोअर हाउस के जो पीपल इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं, और वो अपर हाउस से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और अपर हाउस में कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्शन से या नॉमिनेशन से, ठीक है। और जो ये हाउसेस हैं वो अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में जाने जाते हैं। इंडिया में लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है और अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। Separation of power means that the three organs of the government, legislature, executive and judiciary, works independently and do not interfere in each other's functions. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये सब अपना-अपना अलग-अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। Let's explore fill in the blanks column under country A and B in the table 9.1 given on the previous page by taking two different countries of your choice. Analyze the table and discuss amongst yourself the similarities and difference in all the example. प्रीवियस पेज पे आपको एक टेबल दी गई थी, उसमें कॉलम ए और कॉलम बी ब्लैंक है ना? तो आप उसमें क्या करें? अपनी चॉइस के 2 कंट्रीज फिल करें, है ना? और उसके बाद उस टेबल को एनालाइज करें और आपस में डिस्कस करें उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। द एक्सरसाइज मस्ट हैव गिवन यू an understanding that different forms of democratic governments have different ways of formation, structure, and functioning. Along with this, the relationship between the three organs of government also differs. But as we read in the beginning, some characteristics like equality, freedom, and universal adult franchise remain same in all the democracies. इस एक्सरसाइज से आपने ये जाना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलग-अलग रूप हैं ना, डिफरेंट वेज हैं फॉर्मेशन के, स्ट्रक्चर के और फंक्शनिंग के। साथ ही गवर्नमेंट के 3 अंगों के बीच संबंध भी अलग हैं, है ना? जो उसके ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो भी अलग-अलग हैं। लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ी गई बातें जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये मतलब ये सब जो ये अधिकार हैं, ये सारी चीजें, ये सारी डेमोक्रेसीज में सेम है। लेट्स एक्सप्लोर। आफ्टर स्टडीइंग द अबव एग्जाम्पल,
List the core principles of a democratic government. Based on your understanding, do the activity given below. You have to form a student committee in your school, make a plan and execute it in a democratic manner, ensuring that functions of the committee are well defined. The election process of the committee members is democratic. ऊपर दिए एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद, है ना, क्या करें अपनी समझ के अकॉर्डिंग, क्या करें, लिस्ट करें, लिखिए कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ठीक है, और नीचे एक एक्टिविटी करिए। क्या करना है उसमें, आपको एक स्टूडेंट कमिटी बनानी है अपने स्कूल में, है ना, और उसकी योजना तैयार करें और उसे एग्जीक्यूट कैसे करें, डेमोक्रेटिक मैनर में, ठीक है। एंश्योरिंग दैट, ध्यान में रखें कि जो कमिटी है उसके काम साफ साफ तय हों और इलेक्शन प्रोसेस जो मेंबर्स हैं, है ना, इलेक्शन प्रोसेस कैसा हो, डेमोक्रेटिक वे में। अ पीक इनटू हिस्ट्री। Early republic. A republic is a form of government in which the head of the state is elected and is not a hereditary monarch. This was the case in at least two of the India's ancient Mahajanpads, as you might recall from the chapter New Beginnings, Cities and States. In the Vaji or Virji Mahajanpads, the Lichavi clan in particular practiced collective decision making, and leaders were chosen based on the merit rather than birth. Key positions were filled through elections, and representatives from various clans met regularly to address issues and develop solutions to ensure the people's welfare. As a result, such states have been called the early republic. Republic ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है। वहाँ राजा या रानी के रूप में हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता, है ना। एशियंट इंडिया महाजनपदों में से कुछ में यह व्यवस्था थी, है ना। हम उसमें से रिकॉल कर सकते हैं चैप्टर न्यू बिगनिंग और सिटीज एंड स्टेट्स में से वजी और विजी महाजनपद या लिंचवी क्लैन में लोग मिलकर फैसले लेते थे। यहाँ नेता योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, ना कि जन्म के आधार पर। चुनाव के जरिए महत्वपूर्ण पद भरे जाते थे और अलग-अलग कुलों के प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए मिलकर काम करते थे। इसीलिए ऐसे स्टेट्स को अर्ली रिपब्लिक्स कहा जाता था। Indeed, the voice of the common people have been valued and upheld in India through the ages, even when the power was in hand of a king or queen. A remarkable example from the Chola period is seen in the Uttara Mirror inscription from the 10th century CE in Tamil Nadu, which provide us with details about the elections of member to the village sabha, local administration body. We learn about the election process, including sealed ballot boxes, qualification of members, their duties, and also the conditions that could lead to their dismissal. आम लोगों की बात को हमेशा महत्व दिया गया है, चाहे पावर किंग या क्वीन के हैंड में क्यों ना हो। चोला पीरियड का एक उदाहरण, है ना, एग्जाम्पल उत्तरा मिरर इंस्क्रिप्शन जो कब था, फ्रॉम द 10th सेंचुरी सीई इन तमिलनाडु है। इसमें डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि चुनाव कैसे होता है, मतलब इलेक्शन कैसे होता है, और सील्ड बैलेट बॉक्स के बारे में भी बताया गया है कि वो क्यों यूज होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर भी बताया गया है एंड देयर ड्यूटीज,
है ना? और उन्हें हटाने के कारण क्या थे वो भी बताया गया है। Members would be immediately removed if found to have indulged in any corruption. There were republics in other part of the world too. In the 5th and 4th centuries BCE, Rome and Greece had republics. In some region of Greece, free men could vote, but women, workers, and slaves could not. Other areas had a system where only a small privileged group could vote and make decision. अगर कोई मेंबर करप्शन में पाया जाता था तो उसे तुरंत हटा देते थे, है ना? और दुनिया के कई और हिस्सों में भी रिपब्लिक्स थे। 5th और 4th सेंचुरी बीसीई में ग्रीस एंड रोम में रिपब्लिक हुए, ठीक है? और ग्रीस के कुछ हिस्सों में केवल फ्री मेन मतलब आजाद पुरुष को वोट देने का हक था, लेकिन वुमेन, मजदूर और स्लेव को नहीं था। और कुछ जगह पर सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही वोट दे सकते थे और फैसला लेते थे। आपको इस पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे एक वर्ड दिया गया है, चलो उसको रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। स्लेव, a person who is forced to work for and obey another and is considered to be their property. एक व्यक्ति जिसे मजबूरी में किसी और के लिए काम करना पड़ता है और उसकी बात भी सुननी पड़ती है और जिसे उस व्यक्ति की संपत्ति माना जाता है, उससे क्या बोलते हैं? स्लेव कहते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।